हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। अभी तक हम देख चुके हैं कि ज्योतिष क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, उसका मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वह वेदों से कैसे कनेक्टेड है, ज्योतिष का सौरमंडल और आकाश से क्या रिलेशन है, डिफरेंट सब्जेक्ट से ज्योतिष कैसे कनेक्टेड है। साथ ही साथ हमने देखा कि ज्योतिष में किन किन ग्रहों को माना जाता है और राशियां क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत की और एक अच्छे ज्योतिषी होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी। कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है और उसे ये करते रहना चाहिए। उस कर्म का क्या परिणाम होगा ये उसे नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो उसके द्वारा किए गए कर्म का ही फल है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। हो सकता है उसे उस टाइम पर ना मिले, और यदि उसने खराब कर्म किए हैं तो डेफिनेटली उसका परिणाम उसे खराब ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्डे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके कर्म से छुप वंचित हो। जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों का ही नतीजा है। और यदि आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके सामने एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, आपको उसकी बहुत अच्छी महक भी आ रही है, लेकिन यदि आप अपना कर्म ना करते हुए हाथों से उसे तोड़ के नहीं खाएंगे तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। अर्थात सब कुछ सामने होते हुए भी आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको उस स्वाद की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में भी कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले इसे हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसी को हम कर्म बोलते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें कुछ महीनों कुछ समय बाद या हम बोलें कुछ सालों बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका हमें कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो जो कर्म जिनका जिनका हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, क्या वो बेकार गए? नहीं, उनका रिजल्ट हमें अगले जन्म में मिलता है। इसी के बेसिस पर ज्योतिष में कर्म सिद्धांत बनाए गए हैं और इस कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, क्रियामान कर्म, मीन्स वर्तमान समय में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनका फल आपको उसी जन्म में मिल जाता है। इन्हीं को क्रियामान कर्म कहते हैं। मीन्स जैसे जैसे आप कर्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको उसका फल मिलता जा रहा है। इन कर्मों का फल पूजा करने से हम बदल भी सकते हैं। यदि हम सच्चे मन से हरि का ध्यान करें, अर्थात भगवान का ध्यान करें, तो क्रियामान कर्म का जो रिजल्ट है वो बदला भी जा सकता है। ये कर्म मनुष्य की कुंडली में 10वें भाव से देखे जाते हैं।
इन्हीं में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित होकर प्रारब्ध बनाते हैं। संचित और प्रारब्ध कर्म क्या है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन क्रियामान कर्म करने की जो भी प्रेरणा होती है वो मनुष्य को उस कर्म के फल के द्वारा होती है। मीन्स आपको पहले पता होता है कि यदि आप ये काम करेंगे तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा और यही आपको प्रेरित करता है वो कार्य करने के लिए। इसमें हम वही एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि यदि आप खाना खाएंगे तो आपको इस खाने का स्वाद मिलेगा, साथ ही साथ आपकी भूख भी शांत होगी। तो इसके लिए आप कौन सा कर्म करेंगे? इसके लिए आप करेंगे खाना खाने का कर्म और इस कर्म को हम बोलेंगे क्रियामान कर्म, जिसका रिजल्ट आपको फौरन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं संचित कर्म की। संचित कर्म वो कर्म है जो हमने किया तो लेकिन उसका रिजल्ट हमें उसी टाइम पर नहीं मिला, बल्कि वो कर्म संचित हो गया कि उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में कभी मिलेगा। अब ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमें अगले जन्म में भी मिले, जिससे कि प्रारब्ध हम बोलेंगे, और ये भी हो सकता है कि हमें उसी जन्म में बहुत देर में मिले। संचित कर्म में हमारे पुराने जन्म के कर्म भी आ जाते हैं। एक्चुअली संचित कर्म जो है वो कुंडली में 5वें और 9वें भाव से देखा जाता है। और यदि आपने कोई भी बुरे कर्म किए हो, मतलब आपका संचित कर्म खराब है जिससे आपको कुछ दुख दर्द मिलने वाला है, तो उसका निवारण आप केवल दान के थ्रू और भगवान की पूजा अर्चना के थ्रू ही कम कर सकते हैं। इन्हीं कर्मों का उपाय हम ज्योतिष में देखते हैं। ज्योतिष में जो भी होता है, हम जो कर्म की बात करते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा या इसका उपाय, वो रेमेडी जो होती है वो संचित कर्म की ही रेमेडी होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध कर्म का। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हमने पिछले जन्म में किए थे और उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में मिल रहा है। एक्चुअली प्रारब्ध कर्म कुछ और नहीं, हमारा भाग्य है। यही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमने पिछले जन्म में जो भी कार्य किए हैं उससे ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। ये कुंडली के प्रथम भाव से देखे जाते हैं और पुराने जन्म में या प्रारब्ध कर्म हमने जो भी किए हैं उसका फल इंसान को भोगना ही होता है। इनका निवारण केवल और केवल देवी और देव कृपा से ही हो सकता है। आप कोई भी कर्म कांड कर लीजिए, इसका निवारण उसके थ्रू हो ही नहीं सकता है। तभी हम कैसे ना कहते हैं ना कि हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे भाग्य में ये चीज़ है ही नहीं। वो जो भी होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देते हैं कि जब आपके बेटे का, या मैं बोलूँ जब आपका जन्म होता है, तो आपका जन्म ऐसे कैसे होता है कि किसी भी मनुष्य का जन्म, या मैं बोलूँ कि एक टाइम पर 2 बच्चे पैदा हुए। एक का जन्म तो बहुत अच्छे खुशहाल परिवार में हुआ, उसके पेरेंट्स के बाद बहुत सारा पैसा, प्रसिद्धि, ऐश आराम सब कुछ है। और एक बच्चे का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर निर्धनता है, गरीबी है, दरिद्रता है। तो जब बच्चा पैदा हुआ उस समय तो वो अभी जस्ट आया ही आया है, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किया है। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि एक के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उसे बहुत ही कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, और दूसरे के लिए एक स्ट्रगल का माहौल है जिसे पल पल हर पल स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है बचपन में उसे पेट भरने के लिए दूध भी ना मिल पाए। तो उसने जन्म लेते ही ऐसे कौन से कर्म खराब कर दिए जो कि उसके साथ ऐसा हुआ? इसका आंसर छुपा हुआ है उसके प्रारब्ध कर्म में। एक्चुअली उसने जन्म लेते समय कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिस वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई है। ये सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिससे उसका भाग्य इस तरह से निर्माण हुआ कि उसे लाइफ में इस जन्म में स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसे जो भी चीज़ें मिलेंगी हो सकता है कुछ स्ट्रगल के बाद मिले, उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इस जन्म में आपका जन्म किस परिवार में हुआ, किस माहौल में हुआ, आपका व्यक्तित्व क्या है या क्या होगा, आपके माता पिता कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपके पिछले जन्म से ही संबंधित होती हैं।
तभी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग परिवार में पैदा होते हैं और अलग अलग लाइफ जीते हैं। यदि किसी ने अपने पुराने जन्म में या पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो हो सकता है उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हो जहाँ सारी सुख सुविधाएं हों। मीन्स उसका जन्म एक अच्छे परिवार में होगा। और यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में बहुत ही गंदे या खराब कर्म कर रखे हैं, उसका जन्म हो सकता है इस बार बहुत ही खराब गरीब घर में हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है और पिछले जन्म के अशुभ फलों का परिणाम उस व्यक्ति को इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर किसी ने पिछले जन्म में शुभ कार्य किए हैं तो उसका शुभ परिणाम उसको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और भी है, दो बच्चे हैं, हो सकता है दोनों ने ही पिछले जन्म में शुभ कार्य किए हैं, लेकिन किसी ने बहुत अच्छा शुभ कार्य किया, किसी ने थोड़ा कम क्वालिटी का शुभ कार्य किया है। तो इस केस में हम ऐसा बोलेंगे, हो सकता है एक बच्चे का जन्म अंबानी परिवार में हो जाए और दूसरे बच्चे का जन्म भी एक बहुत ही खुशहाल और सुखी परिवार में हो, लेकिन हो सकता है वो अंबानी जितना अमीर ना हो। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपने पिछले जन्म में कितना शुभ कार्य किया, उसका भी रिजल्ट आपको उसके अनुसार ही मिलता है। तो यही हमारा कर्म सिद्धांत है। और मानव के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो उसके द्वारा किए गए कार्य का ही परिणाम होता है। तो एक्चुअली जो हम ज्योतिष में या जो हम बोलते हैं लोगों को कि मुझे इस ग्रह का उपाय करना है या उस ग्रह का उपाय करना है, एक्चुअली हमें ग्रह का उपाय करने की जगह अपने कर्मों का उपाय करना चाहिए, कर्मों की रेमेडी लेनी चाहिए कि ऐसे हम कौन से कर्म करें जिससे कि मेरी आगे की लाइफ या अगली लाइफ जो नया जन्म हो वो अच्छा हो। तो ग्रह का भी उपाय करिए, लेकिन उसके साथ साथ कर्मों का उपाय उसके पहले करिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आपने पुराने जन्म में कुछ खराब कर्म किए हुए हैं तो भगवान की प्रार्थना कीजिए, उसकी वंदना कीजिए, उससे आपको वो कर्म का जो भी परिणाम है उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी, उसका आत्मबल मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक योग ज्योतिषी होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ज्योतिषी तो आप हो सकता है कि किताबों के अध्ययन से ही बन जाएं, लेकिन एक योग ज्योतिषी होने के लिए आप में और भी कई सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, आप विद्वान और सद्गुणी होने चाहिए, आपको कर्म कांड का नॉलेज होना चाहिए और कर्म कांड करने वाले होने चाहिए। कर्म कांड का मतलब है कि कौन सी पूजा किस ग्रह की शांति के लिए है, क्या दान करना चाहिए, किसी भी जातक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको न्यायविद होना चाहिए, मीन्स आप जो भी बात करें न्याय संगत बात करें, सत्य बोलें, सत्य का साथ दें। अंधविश्वास को फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। जातक की बातों को गुप्त रखने वाला होना चाहिए। मीन्स यदि एक जातक को कोई प्रॉब्लम है, आपने उसका कोई सॉल्यूशन दिया, तो वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहिए। जातक की शुभ या अशुभ बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए। और सबसे अहम कि आपको देश, पात्र और काल के अनुसार ही बात करनी चाहिए। आप में एक बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति होनी चाहिए। मीन्स आपका गुड इंट्यूशन पावर जिसको हम बोलते हैं सिक्स सेंस होना चाहिए। इनमें से कुछ पॉइंट पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं या उसका शुभ समय आने वाला है, तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा चीज़ें सुनकर या इतना कुछ सुनकर कर्म करना ही बंद कर दे, क्योंकि उसे लग रहा हो कि हाँ मेरी कुंडली में ये लिखा है, ये तो होना ही होना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक इंसान को जो भी परिणाम मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, या यदि उसने कर्म ही नहीं किया तो उसको फल कैसे मिलेगा। अतः बहुत ज़रूरी है कि उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कोई भी बात नहीं बताना चाहिए। ये तो हुआ शुभ बात। अगर उसको अशुभ बात है वो भी बड़ा चढ़ाकर या
बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बतानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको दिख रहा है किसी व्यक्ति की कुंडली इस तरह की है कि उसकी मृत्यु का समय आने वाला है, तो ये बिल्कुल भी तर्कपूर्वक नहीं है कि उसे उसकी मृत्यु मृत्यु का समय और कारण बताया जाए। अतः आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे कौन-सी इन्फॉर्मेशन कितनी बतानी है। क्योंकि यदि आपने उसकी मृत्यु का समाचार उस टाइम से पहले ही उसे दे दिया, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए या उसके जीने की इच्छा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और वो फिर से कोई कर्म ना करे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो बात 100% सही भी हो, क्योंकि 1% का एरर हमेशा हो सकता है। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि आप कौन-सी बात कितना बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्यूशन पावर या कल्पना शक्ति। ये धीमे-धीमे और एक्सपीरियंस के साथ आता है। कई बार होता है कि ज्योतिषी जो भी एक्सपीरियंस देखते हैं, उनके पास जिस तरह की कुंडलियाँ आती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उससे भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ-साथ उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, उनका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्व मेडिटेशन का है। अतः मैं बोलूँगा कि जितने भी ज्योतिषी हैं या ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा दिमाग शांत रहता है और यदि आपको किसी भी कुंडली का अध्ययन करना है, तो उस समय आपका दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ग्रह राशि की सही से कैलकुलेशंस कर पाएँगे और फल कथन कह पाएँगे। थर्ड है देश, पात्र और काल के अनुसार बात करना। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि यदि आप किसी भी गाँव के जातक की कुंडली देख रहे हैं, तो गाँव में होता है शादियाँ 21, 22 से 23 साल तक हो जाती हैं और यदि व्यक्ति 26 साल का हो रहा है और आपको पता है कि इसकी शादी 26 साल के आसपास है, तो आप वहाँ पर उसे कह सकते हैं कि आपकी शादी लेट होगी। लेकिन यही चीज़ आप शहर के बच्चों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शहर में 28 साल की एज भी एक नॉर्मल एज है शादी के लिए। तो वो 26 साल की एज उसके लिए लेट नहीं होगी। अतः ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस देश में, किस पात्र के साथ और किस काल में क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति को या एक ज्योतिषी को एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है, तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।